हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इससे पहले का पार्ट जिसने कि कल नहीं देखा है क्योंकि उसमें बहुत कम व्यूज़ आए हैं, इसलिए इसे देखने से पहले आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए लव विद मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी बहुत बुरी तरीके से जो फीलिंग्स थी ना उनकी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी और साथ ही साथ उन दोनों का ही अभी जो हाल था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा था। दोनों को ही चैन शांति नाम की चीज़ मिल ही नहीं रही थी। विंग जो कि अपने आप से ही लड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो अकेले है और उसे अकेले ही हर एक चीज़ हैंडल करनी होगी, तो वहीं वांग जी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि विंग एक लड़का है। उसे इस बात से प्रॉब्लम थी कि विंग ने अपनी रियलिटी सबके सामने आने से छुपाई। उसके दिमाग में अगर बात घूम रही थी तो बस ये कि अगर विंग की लाइफ में भी उसकी इम्पोर्टेंस कुछ होती, कुछ विंग के मन में भी उसके लिए होता, वो फीलिंग्स वैसे ही विंग उसके लिए भी रख रहा होता, तो शायद विंग एटलीस्ट उसे तो सब कुछ बताता, उससे तो कुछ नहीं छिपाता। सब कुछ अगर पहले से ही उसे पता होता तो शायद ये चीज़ें इस तरीके से नहीं बिगड़ती। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो इन चीज़ों को छुपाना चाहता था, लेकिन मैं कौन सा सबके सामने लेके आने की कोशिश करता। क्या उसे मुझ पे इतना भरोसा नहीं था? क्या वो मुझे इतनी सी बात नहीं बता सकता था कि वो क्या चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मेरे लिए उसके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। क्या तब भी उसने ये सब कुछ करना ज़रूरी था? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। विंग अपनी रियलिटी को छिपाना चाहता था और उसने अपने आप को वांग जी से दूर रखने की कोशिश भी की थी। साथ ही साथ वांग जी भी कहीं गलत नहीं था। जहाँ पे विंग को दिख रहा था कि वांग जी की फीलिंग्स उसके लिए बढ़ रही हैं, तो एटलीस्ट या फिर उससे बहुत ज़्यादा दूर चले जाना चाहिए था या फिर एटलीस्ट उसी को रियलिटी बता देता। कम से कम ये चीज़ें इतनी बुरी तरीके से नहीं बिगड़ती। हाँ, उसने लास्टली उसी को बताया था, लेकिन वो बात अलग थी कि वहाँ पे कोई और होने की वजह से, जहाँ पे वो दोनों इस मैटर में बात कर रहे थे, कोई और भी वहाँ पे था और वो कोई और नहीं लांसू से ही था, जिसकी वजह से आज सबको पता चल गया। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पे विंग उससे बता सकता था। बहुत टाइम ऐसा था जब विंग ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जो कि लड़के करते हैं, लाइक लैंग्वेज में ही उसको प्रॉब्लम होती थी बहुत बार, तो तब भी तो विंग उसको बता सकता था ना। लेकिन विंग ने ये सब कुछ बताना सही नहीं समझा। लेकिन आज जिस तरीके से सबके सामने ये चीज़ें आई हैं, अब कौन सी बात है, उससे हर्ट होना तो बनता है। लगभग 2 दिन निकल चुके थे। 2 दिन तक ना विंग कॉलेज आया था और ना ही वांग जी अपने आप को कंप्लीटली सही कर पाया था। विंग घर में रह के पूरी तरह से आइसोलेट कर चुका था, अपने आप को एकदम उस कमरे में बंद करके रख दिया था उसने, जिस कमरे में वो कॉलेज से आने के बाद गया था। शायद हो सकता है कि इन 2 दिनों में उसने खाना भी खाया है या नहीं, किसी को नहीं पता। वो सोया है या नहीं, उसे किसी को भी ये नहीं पता, क्योंकि विंग का फ़ोन भी विंग के पास नहीं था। विंग के फ़ोन में कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं या कोई और से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो उसे नहीं पता था। वो बस जिस जगह पे बैठा था उसी जगह पे एकदम बैठा ही रह चुका था। दूसरी तरफ वांग जी था, वो कॉलेज तो आ रहा था, लेकिन किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी कॉलेज में प्रेजेंट भी है। उसके खाने में और सोने में भी थोड़े बहुत चेंजेस तो आए थे। उसके डार्क सर्कल्स आसानी से उसकी आंखों के नीचे देखे जा सकते थे, जो कि ना सोने की वजह से उसकी आंखों में आए थे। और साथ ही साथ उसके खाने में भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी। कमी क्या, उसने तो 2-3 दिनों से लंच ही नहीं किया था और कोई नहीं जानता था कि उसने डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी किया है या नहीं। विंग, वांग जी, जैन चेंग और वेसांग तीनों को ही लग रहा था शायद ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई हों। हाँ, विंग को भले ही ना लग रहा हो, लेकिन वेसांग और जैन चेंग को तो ये लग रहा था कि चीज़ें जितनी बिगड़ सकती थी बिगड़ चुकी हैं और फाइनली वो अपने फ्रेंड को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। चाहे वो लड़का है या लड़की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पहले दिन थोड़ा सा अचंभा उन्हें ज़रूर हुआ था, एक शॉक जो उन्हें लगा था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आज की डेट में उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें लग रहा था कि चीज़ें 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। विंग के कॉलेज ना आने की वजह से वो लोग चिंता में तो थे। वो लोग चाहते थे कि वो विंग से बात करे। दोनों ने ही फ़ोन भी किया था, लेकिन विंग ने फ़ोन उठाया नहीं था। लेकिन वांग जी की भी हालत यहाँ कुछ ज़्यादा सही नहीं थी। वांग जी से बात करने की कोशिश उन दोनों ने ही की थी, लेकिन वांग जी ने तो
मानो एकदम चुप्पी साध ली हो कि वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, और स्पेशली इस मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जैन चैंग और वे सांग ने वांग जी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, मतलब बात करने की कोशिश की कि उसे विंग से बात करनी चाहिए या फिर विंग से मिलना चाहिए, लेकिन वांग जी ने उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ भी बोल सके। और साथ ही साथ अब उसे ये भी नहीं पता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे खुद शांत होना होगा, तब जाके वो किसी और को शांत कर पाएगा। इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि बस अपने माइंड पे कंसंट्रेट करे और उसे शांत करने की कोशिश करे। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं वो बिगड़ चुकी हैं, अब चाहे वो कुछ भी कर ले, उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकता है लेकिन उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। वांग जी इस वक्त कैफेटेरिया में बैठा तो था, लेकिन वो कुछ खाएगा या नहीं इसकी श्योरिटी किसी के पास भी नहीं थी। साथ ही साथ जैन चंग और वे सांग भी अपने ही सीट पे अपने फूड ट्रे के साथ बैठे हुए तो थे, लेकिन वो दोनों भी बस खेले जा रहे थे अपने खाने से, क्योंकि सामने बैठा हुआ इंसान भी सेम वही कर रहा था, बस खाने से खेल रहा था। एक बाइट भी उसने अपने मुंह में नहीं डाला था। और इस हालत में अपने दोस्त को देखने के बाद उन दोनों के गले में से भी नीचे खाना जा ही नहीं रहा था। भले ही वो बात है कि घर जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा ठूसा था। वहाँ पे वो लोग इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। विंग ने जो कुछ भी किया, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इसके पीछे। वो सिर्फ वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी इस बात को समझता है कि विंग ने जो कुछ भी किया होगा वो सिर्फ एक उसकी मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई कारण रहा होगा। सिर्फ ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगेगा, वो बस टाइम चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके पास टाइम ही नहीं है, ये वो नहीं समझ पा रहा था। वे सांग और जैन चंग बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुके थे। फिर से वे सांग ने अपने फ़ोन को उठाया विंग को कॉल करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने अपने फ़ोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन में कुछ सोशल मीडिया से नोटिफिकेशंस हैं, और उन्हें ओपन करने के बाद जो उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी ना, उस एक्शन को देखने के बाद जैन चंग भी समझ चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ा वाला आइटम बम फटा है। जैसे ही भी जैन चंग ने वे सांग के हाथ में से फ़ोन लिया तो उसका भी एक्सप्रेशन सेम वैसा ही था जैसे कि वे सांग के फेस पे था। लान वांग जी इस होती हलचल की वजह से, मतलब जो जैन चंग और वे सांग के बीच में थोड़ी बहुत हलचल हुई थी, उसकी वजह से अपने थॉट माइंड से, मतलब अपने जो थॉट वाले वर्ड में वो था ना, वहाँ से वापस आते हुए उन दोनों को देखता है तो उन दोनों के ही फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। और इसको देखने के बाद लैन जान सिर्फ एक ही चीज़ उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, तो तभी वे सांग लैन वांग जी को आंसर करते हुए बोलता है, मुझे लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना फ़ोन चैन चैन के हाथ से लिया और लान वांग जी के आगे रख लिया। और लान वांग जी ने जैसे ही फ़ोन को देखा तो उसके भी फेस के हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि ऑल ओवर मीडिया में ये बात जा चुकी थी कि वी कॉरपोरेशन के मालिक ने अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखी। उसने 2 तरीके की लाइफ जी है, यानी कि वो स्कूल लाइफ में एक लड़की बन के रह रहा है, और एक मतलब जो बिजनेस वाली लाइफ उसकी है ना, वहाँ पे वो लड़का बन के रह रहा है। उसके बारे में जितनी घटिया से घटिया चीज़ें बोली जा सकती थी ना, वो बोल दी गई थी। जितनी भी चीज़ें उसको गिराने के लिए बोली जानी थी वो हो चुकी थी। यहाँ तक कि अगर इस वक्त वी कॉरपोरेशन के शेयर्स देखे जाए ना, वो भी कुछ ना कुछ तो असर कर रहे थे, वो भी डाउन को आ रहे थे, और इस वजह से वी कॉरपोरेशन पे भी बहुत बड़ा असर होने वाला था। ये बात हर किसी को समझ में आ रही थी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, एक केबिन के अंदर बैठा हुआ एक शख्स, जो कि इस वक्त अपने मैनेजर के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था, उसके हाथ में भी फ़ोन था, और वो भी सेम वही न्यूज़ देख रहा था उस फ़ोन में, जो कि अभी अभी वे सांग, जैन चंग और लान वांग जी ने देखी थी। और इस न्यूज़ को देखने के बाद उसने अपने केबिन में सिर्फ 2 इंसानों को बुलाया था। एक उसको जो कि उसका मैनेजर था, और उसको जो कि उसने कहीं दूसरी कंपनी में अपॉइंट किया था। उन दोनों को ही वहाँ पे बुलाने के बाद वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और वो कोई और नहीं, विंग की कंपनी का मैनेजर था, जो कि इस वक्त अपनी कंपनी में था। और साथ ही साथ उसने एक ऐसे इंसान को विंग की कंपनी में अपॉइंट किया था, जो कि अभी है तो स्टूडेंट, लेकिन उसका माइंड इतना शार्प है, इतना मतलब
इस लेवल तक वो आगे की सोचता है, प्लानिंग्स वगैरह हर एक चीज़ में। बिजनेस में भी वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए उसने अपने मैनेजर के साथ साथ उसकी कंपनी के मैनेजर को भी, मतलब जो उसने खुद से अपॉइंट किया था, वो दोनों ही अभी स्टूडेंट थे और अपने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में थे। इसलिए उन दोनों को ही जॉब की ज़रूरत भी थी, और जिसने उन्हें जॉब दी थी उन लोग उसको 2 बंदों की ज़रूरत थी। इसलिए वो दोनों ही परफेक्ट थे उस चीज़ के लिए। और इस वक्त उस केबिन में बैठ के वो उन दोनों से ही इस बारे में डिस्कशन कर रहा था कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल की जा सकती है। भले ही वो बात अलग है कि उसे इससे भी ज़्यादा किसी और की चिंता थी, और वो था विंग, क्योंकि वो अच्छे से जानता है अगर ये बात बाहर आई है तो विंग पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम दोबारा से कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में वेसांग, चैन चैंग और लान वांगजी तीनों ही इस न्यूज़ को देखने के बाद एकदम हक्के बक्के रह चुके थे। वेसांग और जैन चैंग ने तो लान वांगजी से बोला था कि हमें इस वक्त विंग के पास जाना चाहिए, लेकिन लान वांगजी खुद को ही अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। वो विंग को क्या संभालेगा, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन दोनों ने जितनी कोशिश हो सकती थी लान वांगजी को समझाने की समझा चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोला था कि अगर तुम्हें प्यार वाला रिश्ता नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट दोस्ती को तो निभाओ, एटलीस्ट इस वक्त उसके काम आओ। इस वक्त तो उससे हमारी ज़रूरत है, हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन लान वांगजी, उसे नहीं थी हिम्मत विंग के पास सामने जाने की, क्योंकि भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले, इस वक्त अगर वो विंग के सामने गया ना तो बहुत बुरी तरीके से वो भी बिखरेगा। और अगर एक बार वो अगर बिखरा हुआ है तो सामने वाले को संभालने का तो मतलब ही नहीं बनता। तीसरी तरफ विंग था, जो कि अपने घर के अपने रूम में अभी भी बिल्कुल बेशुद्ध पड़ा हुआ था। उसको ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी, ना ही सोने की होश थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि अब उसका क्या होगा। क्या जिस इंसान को वो अपने दिल की इतनी गहराइयों से चाहता है, क्या वो उसका साथ देगा? क्या उसकी लाइफ में उसका कोई भी अस्तित्व रहेगा अब? क्या आज के बाद, क्या अब से ये सच्चाई जान लेने के बाद उसकी लाइफ में उसका कोई भी अहमियत नहीं रहेगा? उसके दिमाग में रह रह के यही ख्याल आ रहा था। उसे ये तक होश नहीं था कि उसकी आइडेंटिटी जो रिवील हुई है उसकी वजह से सिर्फ उसकी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस चीज़ को उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिस चीज़ को सिर्फ छुपाने की कोशिश की थी, अपने अपने तरीके से सबके सामने लेके आने की उसने कोशिश की थी, वो चीज़ इतनी बुरी तरीके से सबके सामने आई थी। और उसने उस एक चीज़ ने विंग को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उसने पिछले 3 दिनों से ना ही खाना खाया था, ना ही अच्छे से सोया था, ना ही कुछ पिया था। एक जगह पे बैठे बैठे ही वो इस तरीके से अकड़ चुका था कि मानो वो एक जिंदा इंसान ना होके एक ऐसा इंसान हो जो कि एक मूर्ति बन चुका हो, और उस मूर्ति पे अब जान डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। विंग खुद को अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली 3 दिन के बाद उसने कोशिश की कि वो अब उठ जाए। अब उसे और सोने की ज़रूरत नहीं है, और उसे आराम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से सोया रहा, इसी तरीके से बेड में पड़ा रहा, तो जब तक वो उठेगा, जब तक वो इस कमरे से बाहर जाएगा, तब तक उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी होगी। तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, और उसे संभालना होगा बर्बाद होने से पहले ही। वो बात अलग थी कि लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन विंग अभी तक इन सब चीज़ों से अनअवेयर था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी 3 दिनों से बस इस रूम के अंदर, इस बेड के अंदर और उसके ब्लैंकेट के अंदर चल रही थी। उस ब्लैंकेट के अंदर वो कितनी बार रोया, कितनी बार सोया, और कितनी बार वो सोच में पड़ा, उसे खुद भी नहीं पता। फाइनली अपने आप को खुद से ही कंट्रोल करके, खुद से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके विंग ने डिसाइड किया कि आज के दिन को वो अब और बर्बाद नहीं करेगा। आधा दिन वो बर्बाद कर चुका है, इतना बहुत है, अब और ज़्यादा नहीं करेगा। उसने अपने आप को अपने बेड से नीचे उतारा, अपने वॉशरूम में गया और जल्दी से एक वार्म सा बात लेके वो बाहर निकला। बाहर आने के बाद उसको इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो फिर से अपनी लाइफ को वैसे ही शुरू कर सके जैसे कि उसकी लाइफ चलती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करना तो ज़रूरी था ना। उसने अपने फ़ोन को उठाया,
सिर्फ देखने के लिए कि समय क्या हो रहा है। लेकिन आज उसका फ़ोन सिर्फ उसे समय ही नहीं दिखाएगा, उसे ये भी दिखाएगा कि उसका समय बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसका टाइम अब बहुत बुरा हो चुका है, उसका समय ख़राब हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी आधी लाइफ तक ख़राब हो चुकी है। जिस वक्त को वो इस वक्त देख रहा है ना, वो वक्त अब उसके हाथ में नहीं है। वो वक्त बहुत बुरी तरीके से पलटा है और जिसका असर उसकी लाइफ में इतना बुरा होने वाला है कि वो उम्मीद तक नहीं कर सकता कि कितना बुरा होने वाला है। विंग ने जैसे ही अपने फ़ोन को उठाया, फ़ोन को ऑन किया, तो उसने देखा कि उसका फ़ोन बहुत सारे नोटिफिकेशन से भरा पड़ा है। मैसेजेस का नोटिफिकेशन, मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन, बहुत सारे लोगों के मतलब सोशल मीडिया वाले नोटिफिकेशंस थे, उसकी कंपनी के भी नोटिफिकेशंस थे, उसके मैनेजर के एंड से उसको किए जाने वाले कॉल्स थे, उसके मैनेजर के एंड से जो अपडेट उसको दी जाती थी बीच बीच में, वो अपडेट्स भी थे। लेकिन पिछले 3 दिन से उसने अपने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था, तो उसने ये सब कुछ देखा नहीं था। उसने एक एक करके हर एक चीज़ को चेक करना शुरू किया और लगभग 10 मिनट के बाद वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे ख्याल से उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो जा चुका था। और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब और वो खुद को संभाल सकता है। फाइनली विंग ने भी वो न्यूज़ देख ली थी जहाँ पे क्लियरली हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि वी कॉरपोरेशन के मालिक का दोहरा रूप, एक ऐसा रूप जो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में रखता है और एक ऐसा रूप जो कि वो प्रोफेशनली सबके सामने रखता है। वो एक लड़की बनके सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, एक लड़की बनके बहुत सारे लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। विंग को ये तो पता था कि कॉलेज में सभी लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये चीज़ें बिजनेस वर्ल्ड में भी चली जाएगी। बिजनेस वर्ल्ड में भी सबको ये पता चल जाएगा कि विंग ने अपनी एक और आइडेंटिटी बना के रखी हुई है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में वो तो विवुजियान बन के ही घूमता है। विवुजियान बन के ही उसने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रखी है। उसने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में वो किस तरीके से जीता है इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, और अब जाके बिजनेस वर्ल्ड में भी ये पता चला है, तो अब कौन सी बात है, उसके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा। विंग ने डायरेक्टली जाके अपने लैपटॉप को उठाया और अपने कंपनी के शेयर्स को चेक करना स्टार्ट किया, तो कम से कम 5 से 10% उसके शेयर्स घट चुके थे विद इन 2 घंटे के अंदर में। 2 घंटे के अंदर में 10% शेयर्स घट जाना उसको बहुत बड़ा झटका यहाँ पे दे चुकी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसके पिता ने इस कंपनी को उठाने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन रात एक किया था, खून पसीना एक किया था, और उसकी एक गलती की वजह से आज उसकी कंपनी में भी इतना बड़ा असर होने को आया है। जिस कंपनी को उसके मैनेजर ने उसके मॉम डैड के जाने के बाद अपने खून पसीने से सींचा था, अपनी दिन रात की मेहनत को लगा के उसे वैसा ही बना के रखा था जैसे कि उसके पिता छोड़ के गए थे। आज उसकी एक गलती की वजह से उनकी मेहनत तक दाव पे लगी हुई है। वो अभी तक खुद को जो थोड़ा बहुत संभाल के रखा था ना उसने, अब वो भी बिखर चुका था। इस वक्त उस चेयर पे बैठा हुआ विंग अपने आप को ही कर्स कर रहा था कि वो इस दुनिया में क्यों आया। क्या वो दुनिया में बस ट्रबल क्रिएट करने आया है? क्या इस दुनिया में सिर्फ प्रॉब्लम्स फेस करने आया है? क्या उसकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे कभी नहीं आएगी? आएगी तो कब? जब तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब? क्या तब उसकी लाइफ थोड़ा सा चैन की सांस ले पाएगी? वो अपने आप में सोच रहा था और इतनी बुरी तरीके से रो रहा था ना कि उसका मन कर रहा था कि जितनी चीज़ें उसके रूम में रखी हैं ना, एक एक को पकड़े और पटके और उसके बाद अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाले। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके वजह से पहले ही बहुत सारी चीज़ें थी जो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब बची कुछ चीज़ें भी वो अपने हाथों से ही बर्बाद कर दे, ये तो सही नहीं है ना। विंग अपने ख्यालों की दुनिया में ही था कि तभी वो महसूस करता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। उसने जैसे ही फ़ोन को उठाया और देखा कि उसने मैनेजर का कॉल आ रहा है। उसने बिना किसी टाइम को गवाए उस कॉल को रिसीव किया और उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट किया। उसके मैनेजर ने उसे संभालते हुए बोला कि वो नीचे ही है, बस नीचे आके दरवाज़ा खोले। तो विंग ने जैसे ही ये सुना कि उसका मैनेजर नीचे खड़ा है, तो उसने अपने फ़ोन को साइड फेंका और दौड़ते हुए अपने घर के गेट की तरफ बढ़ा।
लगभग 2 मिनट के अंदर वो गेट के पास पहुंच चुका था। उसने कार्ड स्वाइप किया जिसकी वजह से गेट खुल चुका था और अगले 10 से 15 सेकंड के अंदर ही उसका मैनेजर उसके सामने था। जैसे ही उसने देखा कि उसका मैनेजर उसके सामने है तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से अपने मैनेजर के ऊपर झोंक दिया और उसके मैनेजर ने भी इस वक्त उसका पूरा वेट अपने ऊपर ले रखा था और साथ ही साथ उसको अच्छे से सहलाने के बाद, उसके बालों को रब करने के बाद, उसके पीठ को सहलाने के बाद पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग को बस वो चुप कराए, उसे ये बताए कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है और जितना कुछ खराब हुआ है वो मैनेज कर लेगा। लेकिन विंग ने पिछले 2-3 दिनों से इतना सब कुछ देख लिया था ना कि अब उसको शायद शब्दों की जरूरत थी ही नहीं। अब उसको कोई कुछ भी कह ले वो नहीं मान सकता है कि कुछ ठीक हो सकता है। विंग ने जब अपने आप को बहुत बुरी तरीके से रोता हुआ मतलब महसूस किया कि वो किस तरीके से अपने मैनेजर के गले लग के रो रहा है, तो उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो तभी उसके मैनेजर ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके बाद बोला कि तुम जितना चाहो रो सकते हो, तुम जितना चाहो मेरे साथ उतना कंफर्टेबल हो सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने विंग को धीरे धीरे उसके काउच की तरफ लेके जाना शुरू किया। काउच पे बैठाते ही उसने पाया कि विंग फिर से उसके लैब पे अपने सर को रखे हुए बहुत बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर चुका था। लगभग 10 से 15 मिनट निकल चुके थे। विंग पूरी तरीके से रोए जा रहा था क्योंकि उसके हाथ में अब और कुछ रह भी नहीं चुका था। वो सब सिर्फ रो सकता था और अपने आप को हल्का महसूस करवा सकता था, जो कि वो इस वक्त कर रहा था। उसके मैनेजर ने अभी तक खुद को इतना प्रिपेयर करके रखा था कि विंग चाहे कुछ भी कर ले, बस उसको शांत रहना है। और विंग रो रहा है, चाहे वो चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बस उसको वो करने देना है जो वो कर रहा है। लगभग 10-15 मिनट के बाद जब विंग अपने आंसुओं को सूखता सा महसूस करने लगा तो उसने पाया कि अब उसको और रोने की ज़रूरत नहीं है और रोने की हिम्मत उसमें है भी नहीं। उसके मैनेजर ने अब धीरे धीरे उसको उठा के सीधे तरीके से बैठाने की कोशिश की और उसे बैठाने के बाद उसके फेस को अच्छे से देखा तो उसने पाया कि विंग के फेस पे एक पेलनेस है, एक पीलापन सा उसके फेस पे आ चुका है। साथ ही साथ उसके जो चबी चबी से फेस हुआ करता था ना, वो भी कहीं ना कहीं सिकुड़ सा गया है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और यहाँ तक कि उसके गालों में जो सूखे आंसू हैं ना, वो भी क्लियरली विजिबल है। विंग के फेस को देख के आसानी से कहा जा सकता है कि उसने ना ही कुछ दिनों से कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है और साथ ही साथ उसने नींद भी अच्छे से नहीं ली है। उसके मैनेजर ने ये बात उससे पूछी कि क्या उसने कुछ खाया है, तो विंग ने ना में अपने सर को हिला दिया। विंग से फिर से क्वेश्चन किया गया कि क्या वो अच्छे से सोया है, तो विंग ने फिर से अपने सर को ना में हिला दिया। तो तभी उसके मैनेजर ने उसे शांत करते हुए बोला, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विंग। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन एक चीज़ तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम्हारा साथ दुनिया में कोई भी दे दे, लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले ही अपने आप के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अकेले ही इस दुनिया को ये साबित करना होगा कि तुम और तुम्हारे पास जो है वो सब तुम्हारा है और तुम्हारी काबिलियत के दम पे तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और इसके लिए तुम इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, तुम्हारा साथ देने के लिए तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इससे भी पहले तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। कोई और चाहे तुम्हें कितना भी प्रोटेक्ट कर ले, कितना भी तुम्हारा साथ दे दे, चाहे दिन रात तुम्हारे साथ बैठा रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि तुम खुद को जितना संभालोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे पेरेंट्स के चले जाने के बाद कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैंने अभी तक पूरी कोशिश भी की है कि तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूं। लेकिन फिर से मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुद को ये मान के चलो कि तुम सच में अकेले हो और तुम्हें खुद का ध्यान खुद रखना है, कोई और आगे तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला है। मेरी बात समझ गई ना तुम विंग? तो विंग ने भी अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर किया और उसके बाद उसने भी बोला कि मैं कभी भी किसी और की मेरी लाइफ में आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को अच्छे से स्ट्रांग बना लिया था, मैंने हर एक स्थिति में जीना सीख लिया था, लेकिन उस इंसान ने आके मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया। आपको पता है ये सब कुछ कैसे बाहर आया? तो तभी उसके मैनेजर ने ना में अपना सर हिलाया तो उसने सब कुछ
जितना भी कुछ उसके साथ पिछले 3 दिनों में हुआ था वो सब कुछ अपने मैनेजर को बता दिया। मैनेजर ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि ये सब कुछ 3 दिन पहले हो चुका था और उसे आज पता चल रहा है। वो अपने आप में ही गिल्टी फील करने लगा था कि उसने कंपनी को संभालने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन इस बच्चे को संभालने में वो पीछे रह गया। उसने अपनी जिम्मेदारियां सच में अच्छे से नहीं निभाई, चाहे उसने खुद से ही प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से चूक गया। उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं ये चीज़ विंग ने भी महसूस कर ली थी। तो तभी विंग ने अपने मैनेजर से बोला कि इस सब में आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ही गलती थी, जो कि मेरी ही वजह से ये सारी बातें सबके सामने आ गई। और वैसे भी आप पहले ही मेरी कंपनी को संभाल रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपका। इसके ऊपर अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर रख देता हूँ या आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाता हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल में पड़ जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको कुछ भी पता चले, लेकिन आज सब कुछ खुद ब खुद आपके सामने आ गया। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके मैनेजर ने फिर से विंग को खींचते हुए अपनी तरफ अपने गले से लगा लिया और उसके बाद उसके भी आंसू कहीं ना कहीं उसके आंखों में छलकने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और उसके बाद बोला, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि एटलीस्ट हमने सबके सामने तुम्हारी रियलिटी छुपाई भी है, तो भी हमने कभी भी किसी आईडी कार्ड में, किसी सर्टिफिकेट में तुम्हारा नेम चेंज नहीं किया है। तो इस बात को ज़्यादा मत सोचो, मैं हर एक चीज़ हैंडल कर लूँगा। वैसे भी कॉलेज कम्युनिटी और स्कूल कम्युनिटी हर किसी को तुम्हारी रियलिटी पता थी, बस पता नहीं थी तो स्टूडेंट्स को या कुछ टीचर्स को, तो इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। मैं हर एक चीज़ हैंडल कर लूँगा, बस प्लीज़ टेंशन मत लेना। और मुझे लगता है पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तो तभी विंग ने अपने क्यूट से फेस को दिखाते हुए उसे बताया कि उसने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं बनाया है और उसे इस वक्त बनाने का मन भी नहीं है। तो उसके मैनेजर ने अपने ब्लेज़र को निकालते हुए टेबल में रख दिया और उसके बाद बोला, टेंशन मत लो, 15 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना के ले ही आऊँगा। 15 मिनट भी निकल चुके थे और फाइनली उसका मैनेजर उसके लिए अच्छा सा खाना बना के लेके आ गया था। मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने क्या बनाया था उसका नाम मुझे नहीं आता। अपने हाथों से वो उसको खिलाते हुए बोला कि तुम्हें सच में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, बस अपने आप को शांत रखना और कोशिश करना कि अपना पूरा ध्यान दे सको। ऐसा कहते हुए उसने एक एक बाइट करके अब उसको खाना खिलाना भी स्टार्ट कर दिया था। लगभग 1 घंटा पूरा निकल चुका था खाना खा लेने के बाद, जब विंग को उसका मैनेजर अच्छे से कंफर्टेबल फील करा रहा था और लास्टली अब उसको फिर से उसके ऑफिस से कॉल आने लगा था, क्योंकि इसकी वजह से उसके ऑफिस में भी उसके नहीं, विंग के ऑफिस में बहुत बड़ा कायस मचा हुआ था और उसे वो सब कुछ भी शांत करना था। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। तो तभी विंग ने नोटिस किया कि उसके फ़ोन में कॉल आ रहा है। तो तभी उसने बोला कि उसे चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, तो आपको वहीं पे चले जाना चाहिए। उसने भी एक सॉफ्ट सा किस विंग के फॉरहेड पे किया और उसके बाद बोला कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे बोलना। ऐसा कहते हुए उसने अपने ब्लेजर को उठाया और वहाँ से चलता बना। वो गेट से बाहर आया ही था कि तभी उसने नोटिस किया कि गेट के अंदर 2 लोग, जो बाहर वाला गेट है उसके अंदर 2 लोग आ रहे थे और वो दोनों ही कोई और नहीं, वेसांग और जैनचैंग थे। जैनचैंग और वेसांग कॉलेज से जल्दी घर को आने के बाद डायरेक्टली विंग के घर जाने की सोच रहे थे और यहाँ पे आते ही उन्होंने जिस इंसान को सबसे पहले देखा था उसे देखते ही उन दोनों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं, वो इंसान है जिसे देख के ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ये इंसान है निये मिंगजू, जो कि वेसांग का भाई है और उसको देख के वेसांग और जैनचैंग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और साथ ही साथ आज तो वो अपने कॉलेज से जल्दी भी आ गए हैं, कहीं इस बारे में इनको पता चल गया, जो कि ऑफकोर्स पता चल ही गया होगा क्योंकि अभी कॉलेज से आने का टाइम हुआ नहीं था। लेकिन कॉलेज के टाइम से पहले ही ये विंग के घर पे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उन्हें ये तो आइडिया हो चुका होगा कि वो कॉलेज से जल्दी आए हैं। मतलब अब जो उनकी हालत होने वाली है वो सही रहेगी या गलत, ये वो दोनों नहीं जानते थे, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है अगर वो विंग के घर के अंदर से आ रहे हैं तो विंग की हालत उन्हें पता होगी, और अगर वो उन्हें बताते हैं कि वो विंग के दोस्त हैं या ETC एंड ऑल तो शायद वो बच सकते हैं। लेकिन ये
100% श्योर नहीं था कि वो बच ही जाएंगे, लेकिन ये बचेंगे या नहीं ये हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।